गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतिहास पढ़ने वाले और इतिहास में रुचि रखने वाले आप सब विद्यार्थियों का, सब लोगों का इतिहास की इस कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सज्जन पोसवाल। हम बातचीत कर रहे थे भारत में आर्थिक नियोजन की। आज़ादी के बाद किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो नीति अपनाई गई थी उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसके विभिन्न पक्षों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं और अब इस आज की अंतिम वार्ता में हम बात करेंगे इसकी गुण दोषों की, जिसे हम इतिहास की भाषा में या अकादमिक भाषा में समीक्षा कहते हैं। हमने इस नियोजन की पद्धति का और योजना का विस्तार से अवलोकन किया है और हमने ये भी देखा है कि इससे बहुत सारी सहायता भारतीय अर्थव्यवस्था को मिली, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रहीं। आयोजन की कई कठिनाइयां थी और सीमाएं भी रही हैं, लेकिन इन सब खामियों और सीमाओं के बावजूद हम यह नहीं कह सकते कि नियोजन असफल रहा। दरअसल आर्थिक नियोजन की जो उपलब्धियां थी, पहले हम उनकी बात करेंगे। और अगर हम उपलब्धियों के दृष्टिकोण से आर्थिक नियोजन की समीक्षा करें तो सबसे पहली बात जो दिखाई देती है वह है समृद्धि की प्रक्रिया की शुरुआत। समृद्धि यानी कि ग्रोथ। आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शोषण तंत्र के कारण और गरीबी के दुष्चक्र में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिहीनता सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए इस चुनौती को पहली ही योजना में स्वीकार किया और उसे इस गतिहीनता को तोड़ने में नियोजन सफल रहा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। निवेश की अल्प मात्रा के बावजूद अर्थव्यवस्था को विकास के एक अनवरत, एक सतत मार्ग पर लाया गया और इस दौरान शुरू के जो वर्षों में जो वार्षिक समृद्धि दर या ग्रोथ रेट थी वह औसतन 3.7% थी, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा यह नियोजन ही था जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का विकास हो सका, जिसमें मुख्य रूप से यातायात, संचार, सिंचाई और ऊर्जा के स्रोत प्रमुख थे। इनके बिना विकास संभव नहीं था। इसलिए इस क्षेत्र में भले ही निर्धारित लक्ष्य नहीं पाया जा सका हो, लेकिन इसके बावजूद उल्लेखनीय प्रगति देश ने की। जैसे 1950 और 51 में सिंचाई के क्षेत्र में मात्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन थी और जो लगभग 90 तक आते आते 7.62 करोड़ हेक्टेयर हो गई। इसी तरह से 1956 में हिंदुस्तान की बिजली उत्पादन की क्षमता मात्र 3400 मेगावाट थी, जो 89 में 59,049 मेगावाट हो गई, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रगति की दृष्टि से, आगे बढ़ने की दृष्टि से। अगर हम अपने पिछले इतिहास को देखें तो एक और उपलब्धि हम कह सकते हैं वह है बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों का विकास। आज़ादी के समय बहुत अल्प विकसित जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, औद्योगिक व्यवस्था थी, उसे गति देने की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। इसलिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक और मशीनी, विद्युत, अभियांत्रिकी और उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें लोहा, इस्पात, यातायात उपकरण आदि के उद्योग स्थापित किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था
आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई, जो हमारा आज़ादी मिलने के समय प्रमुख लक्ष्य था। एक और उपलब्धि थी आर्थिक नियोजन की, और वह थी कृषि में संस्थागत सुधार और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली हरित क्रांति। आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में और उससे पहले से हिंदुस्तान में जो जमींदारी और सामंतवादी व्यवस्था थी, उसकी वजह से किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया जाने वाला बहुत ज़्यादा राजस्व था, जिसे आपने पढ़ा है, जिसे कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। तो इन सब शोषणकारी तंत्रों से निकलकर भारतीय व्यवस्था को किसानों के हित के लिए खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को भारत सरकार ने स्वीकार करते हुए पहली ही योजना में भूमि सुधार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और कानून के द्वारा संविधान पहले ही सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर चुका था। लेकिन इसके बाद आयोजन के तहत सामुदायिक विकास, तकनीकी विकास, गहन शिक्षी कृषि कार्यक्रम, इन सब योजनाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का काम आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर और तकनीकी विकास का परिणाम हमें हरित क्रांति के रूप में दिखाई दिया। और इसने सबसे बड़ा जो काम किया वह था देश की खाद्यान्न समस्या, जो बहुत विकराल स्थिति में थी, उससे देश को निकाला और इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को नियोजन काल में आगे बढ़ाने में इसने इंजन का काम किया था, और आर्थिक आयोजन की जो अवधि थी उसमें कुल निवेश का लगभग 45.7% सार्वजनिक क्षेत्र में ही निवेश किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं ने निवेश के लिए बचतों या साधनों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह से जो नियोजन की पद्धति थी वह भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत सफल रही, उसको गति देने में सफल रही। बहुत सारी खामियां जो ब्रिटिश काल की थी उन्हें दूर करने में सफल रही। लेकिन यह मान लेना कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है यह बहुत बड़ा और प्रभावशाली होकर अर्थव्यवस्था का बिंदु बन जाएगा, ये जो सोचना था यह गलत साबित हुआ। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य शक्ति पर समाज के किन वर्गों का अधिकार है, और भारत में छोटे से धनी वर्ग का आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर जो प्रभावी अधिकार था उसने सामाजिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण वितरण या संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होने दिए। परिणाम स्वरूप जो लक्ष्य था असमानता को दूर करने का वह हासिल नहीं हो सका। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग और संस्थान होते हुए भी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य प्रणाली थी, खास तौर से सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग थे उसमें जिम्मेदारी का लगातार अभाव देखा गया, ट्रांसपेरेंसी का अभाव देखा गया, उपेक्षा की भावना देखी गई। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि जिस मकसद से सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में और नियोजन की पद्धति में, उस लक्ष्य को हासिल करने में भारत सरकार लगातार पिछड़ती गई और ज़्यादातर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे वे लगातार घाटे का सौदा साबित होने लगे और सफ़ेद हाथी साबित होने लगे। परिणाम स्वरूप 80 के दशक तक आते आते धीरे धीरे सरकारी तंत्र में, औद्योगिक जगत में और बौद्धिक वर्ग में यह बात ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में
बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए, और इसकी कुछ और खामियां भी थी, जैसे लाइसेंस प्रणाली, उसकी जटिलता, जो हम औद्योगिक विकास के अंतर्गत देखेंगे। तो इन सब के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र उतना सफल नहीं हुआ जितनी कामना हमारे देश के तत्कालीन नेतृत्व ने की थी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि महत्वपूर्ण उद्योगों को, आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी नियोजन में देने की वजह से, सार्वजनिक क्षेत्र में देने की वजह से, भारत की उस समय की जो ज़रूरत थी आर्थिक विकास की गति पकड़ने की, उसमें वह सफल रहा। इस तरह से हमने इस बातचीत में ये देखने की कोशिश की है कि किस तरह से औद्योगिक और कृषि जगत में भारत ने प्रगति की है, और उस प्रगति का, उस आर्थिक प्रगति का मूल कारण, बड़ा कारण आर्थिक नियोजन रहा है। थैंक यू।